हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मान संग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी से जो वैकेंसी आई है और उसमें जो हिंदी का पूछा गया उसमें देखते हैं कि वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के कितना टॉपिक हो पाते हैं, क्या क्या हिंदी का सिलेबस है। जो यूपी लेखपाल की अगर बात करें, यूपी लेखपाल की जो भर्ती है आपकी, तो अगर बात करते हैं तो इसमें लेखपाल में कितने टॉपिक दिए गए हैं, कितने सब्जेक्ट यानी कितने अध्याय दिए गए, ये क्वेश्चन बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो एक मिनट थोड़ा, हाँ एक मिनट, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर दिए गए हिंदी में। जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो पहले यूपी लेखपाल का सिलेबस देख लेते हैं जो 2022 में आपकी भर्ती होगी। फॉर्म्स तो हो गए सभी के, शायद जितने जिसने जिसने भी किया होगा। चलिए, अगर आपने ग्रामीण परिवेश नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट पढ़ी है, उस पर देख सकते हैं आप, पूरा पूरा हमने कवर किया है। तो देख लेते हैं यूपी जो लेखपाल का सिलेबस है हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो समाज से आपका पूछा जाएगा, और किससे, पर्यायवाची शब्द से पूछा जाएगा, विलोम शब्द से भी पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं, तद्भव तत्सम भी होगा, ठीक है, संधियाँ होंगी, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाएगा, शब्द निर्माण ये भी टॉपिक दिया गया है। और कौन सा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ये भी टॉपिक है आपका। और वाक्य संशोधन ये भी है, लिंग वचन कारक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर है काल, काल से भी, यानी जो वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इस तरीके से होते हैं, जो 3 प्रकार के काल होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। वर्तनी त्रुटियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपके, अनेकार्थी शब्दों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अपठित गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं, अगले यानी 16 टॉपिक ही हैं, कितने, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कितने टॉपिक हैं, 16 टॉपिक ही हैं, बहुत कम सिलेबस रखा गया। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले आप थ्योरी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जो भी एग्ज़ाम लेती है, जो भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से। अगर बात करें तो यहाँ पे वर्णमाला पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वर्णमाला से क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे पिछली बार भी, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये चीज़ें तो पूछी जाएंगी, पूछी जा सकती हैं, पूछी भी गई थी पिछले एग्ज़ाम में। तो यहाँ से तो पहले देखते हैं, पहले व्याकरण पता होना चाहिए क्या है। तो व्याकरण का मतलब यही होता है कि भाषा का अगर शुद्ध रूप होता है या प्रयोग किया जाता है तो उसे ही व्याकरण कहा जाता है। इसमें ही आपको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाक्य विचार पढ़ा जाता है, शब्द विचार भी पढ़ा जाता है, और वाक्य विचार भी, यानी शब्द विचार और वाक्य विचार को भी पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि व्याकरण के अगर 3 अंग माने जाते हैं, कौन कौन से, तो सभी को पता है भाई कौन कौन से होते हैं। तो 3 अंग जो माने जाते हैं वो वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड को माना जाता है, और शब्द को माना जाता है वाक्य, ठीक है। अगर बात की जाती है, यहाँ पे लिखा है कई सारे जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है, कई सारे जब शब्द मिलते हैं, सार्थक शब्द जो होते हैं, सार्थक का मतलब जिनका कुछ अर्थ होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके मिलने से ही वाक्य बनता है, ठीक है। जब कई सारे शब्द जो सार्थक शब्द होते हैं उनके मिलने से ही वाक्य बनता है। अगर बात की जाती है वर्ण विचार में, तो वर्ण विचार में अगर कहा जाता है कि वर्णों का अगर शुद्ध लेखन कर दिया जाए या फिर शुद्ध उच्चारण किया जाए या शुद्ध प्रयोग किया जाए, उसे ही वर्ण विचार के अंतर्गत कहा जाता है। अगर बात की जाती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ध्वनि होती है वो होता क्या है, तो ध्वनि से ही वर्ण बनता है, ठीक है, ध्वनि से ही वर्ण बनता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि को ही माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि भाषा की मुख्य इकाई कौन सी होती है, तो वर्ड को माना जाता है, क्या, भाषा की मुख्य इकाई कौन सी होती है, तो वर्ड को ही माना जाता है। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वो तो वर्ड होता है, ठीक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वर्ड होती है, ठीक है। लिखित इकाई पूछे तो वर्ड होती है, मौखिक इकाई पूछता है तो ध्वनि होता है, ठीक है, मौखिक पूछे तो ध्वनि होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे एक मिनट थोड़ा दोस्तों देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, वीडियो चल तो रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि अगर पूछा जाता है कि अक्षर के बारे में कुछ भी आ जाता है, ये अक्षर के बारे में अगर आ जाता है एग्जाम में, कुछ भी आ जाता है, तो जैसे पूछा जाता है ध्वनि का ही रूप होता है, ठीक है, तो होता है भाई। अगर ये भी पता होना चाहिए क्या होता है कि
प्रत्येक वर्ड को अक्षर कहा जा सकता है कि नहीं, तो कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो ये असीमित होती हैं। कितनी? इनकी कोई भी जो होती है वो कोई भी इनका नहीं माना जाता है, यानी कि बहुत ही संख्या है, यानी असीमित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर भी सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर अंग पूछा जाता है तो आप क्या टिक करोगे। ठीक है, इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो आपको ये टिक करना है कि दिया ऑप्शन में दिया होगा ध्वनि, दिया होगा वर्ड, दिया होगा दोनों, कोई नहीं, तो आपको इसमें टिक करना होगा वर्ड को ही माना जाता है। ठीक है, अगर ध्वनि वर्ड या दोनों तो आपको प्रेफरेंस देना वर्ड को ही देना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे कहता है कि अर्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या मानी जाती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, तो ये अर्थ के आधार पर तो शब्द को माना जाता है। ठीक, यानी कि ऐसा जो भी होता है जो सार्थक शब्द होता है, वर्ड का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए क्या माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि शब्द जो होता है वो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भाव एवं भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अगर जिसका भाव निकाला जा सकता है तो क्या होता है, तो जिसका अगर भाव निकाला जाएगा तो वाक्य होगा। ठीक है, और दूसरा है कि भावार्थ केवल मुहावरे और लोकोक्तियों के ही निकाले जाते हैं। और मुहावरे क्या होते हैं, एक तरीके का वाक्यांश होता है जो बोल दिया जाता है, और जो लोकोक्तियाँ क्या होती हैं वो वाक्य के रूप में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कहता है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा माना जाता है, तो सबसे बड़ा अंग की अगर बात की जाती है तो कौन सा होता है, तो ये वाक्य होता है, जिसका सार्थक शब्द, यानी सार्थक शब्द जो मिलकर के, सार्थक का मतलब क्या होता है, ये जैसे हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकाला जा सके। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका पानी, एक मिनट थोड़ा, हाँ जैसे लिखा गया पानी वानी। ठीक, तो पानी वानी जैसे लिखा गया, तो ये देखो पानी का तो अर्थ होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, पानी का मतलब जल होता है। ठीक, तो वाणी का कुछ अर्थ होता नहीं, तो इसका मतलब ये सार्थक हो गया, ये निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे देखो कहता है कि जैसे अब यहाँ पे वर्ड विचार पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वर्ड क्या होता है, तो वर्ड में अगर दो तरीके का होता है, दो ध्वनि का लिखित रूप ही होता है। ठीक है, बाकी होता कुछ नहीं है, जैसे पीछे पढ़ चुके हैं ये, तो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ड होता है। वर्ड के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन होता है। नहीं, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे स्वर में अगर क्वेश्चन बनता भी है कि तो वह वर्ड जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, यानी जिनमें क्या होता है, जिनमें किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद अपने आप उच्चारित हो जाते हैं। और जो स्वर ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। ठीक है, और किसी अन्य वर्ड की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है डायरेक्ट। आगे व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन जब भी अगर बात होती है तो वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन क्या होता है, जो व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राणवायु किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अब यहाँ पे लिखा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वर लिखने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। कितने? 11 प्रकार के होते हैं। दूसरा, अगर मूल स्वर की बात क्वेश्चन पूछी जाती है तो मूल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में स्वरों को अच कहा जाता है। अगर मूल भाषा पूछा जाता है तो मूल भाषा में कितने? तो 13 माने जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होते कौन कौन से। तो ये छोटा होता है, बड़ा होता है, ई होता है, बड़ी होता है, छोटा ओ, बड़ा ओ, री होता है, ए होता है, ए होता है, औ होता है। ठीक है, ओ औ होता है। और अंगा जो दो होते हैं इनको क्या माना जाता है? इनको दोस्तों माना जाता है अयोगवाह माना जाता है। ठीक है, अयोगवाह माना जाता है। अयोगवाह का मतलब सभी को पता होगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं इसमें, यहाँ पे अयोगवाह होता क्या है, तो आ का मतलब नहीं होता है, तो भाई कई बार पढ़ा होगा अगर। और दूसरा, योग का मतलब क्या होता है? जुड़कर। वाह का मतलब होता है वहन करके। ठीक, तो स्वरों के साथ प्रयोग यानी व्यंजनों के साथ भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है इनका, कभी कभी व्यंजनों के साथ, तभी इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है।
और अगर बात करें ये, अगर आगे हम पढ़ें भी कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें री का प्रयोग क्या करते हैं, तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। री शब्द का तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। ये एक क्या है, ट्रिक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, जैसे अगर देखो यहाँ पे ऋषि होता है और ऋषि होता है। ठीक है, ऋतु होता है और ऋतु को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ प्रकार होते हैं, जैसे क्या ह्रस्व स्वर होता है और जो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, और प्लस स्वर होता है। ह्रस्व स्वर होते क्या हैं, तो ह्रस्व का मतलब ये जैसे जिनमें कम टाइम लगता है बोलते समय, जिनमें कम प्राणवायु निकलती है। ठीक है, जैसे ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु स्वर, यानी लघु स्वर भी कहा जाता है, छोटा स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, या आपका एक मात्रिक स्वर भी कहा जाएगा, या फिर इन्हें मूल स्वर भी कहा जाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या आपकी 4 होती है और इनमें कम समय लगता है। होते कौन कौन से, छोटा होता है, छोटी होता है, छोटा वो होता है, री होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एक मात्रा वाले होते हैं उनमें यही वर्ड होते हैं जो ह्रस्व स्वर बोले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका जो है कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे दीर्घ स्वर या उन्हें ही बोला जाता है गुरु स्वर बोला जाता है, फिर बड़ा स्वर बोला जाता है, द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है, या संधि स्वर बोला जाता है। अब देखो संधि स्वर क्यों कहा जाता है ये भी आप डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे। यहाँ पे देखो ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर से ही 2 गुना जिनमें टाइम लगता है वो होते हैं आपके दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे कौन कौन, जिनमें क्या होता है 2 मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ा हुआ, बड़ी हुआ, ऊ छोटा यानी बड़ा ऊ, फिर ए आओ और ए ओ। ठीक, यानी 4 ये होते हैं। अब देखो इन्हें संधि स्वर क्यों कहा जाता है, तो आपने संधि में पढ़ा होगा क्या उससे होता है कि जो दीर्घ हो जाते हैं तो उनमें दीर्घ जैसे नहीं होता है, छोटा प्लस छोटा, इस तरीके से मिल करके आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे ये यानी बड़ा और बड़ी बड़ा हो। ठीक, ये जो वर्ड होते हैं ये दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। अगर बात की जाती है ये दो जो होते हैं कौन कौन से, जैसे आपका ये ए हुआ और औ हुआ, तो ये किस में यूज़ किए जाते हैं, ये वाले, तो ये गुण संधि में किए जाते हैं। अगर बात की जाती है आपका थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये कौन कौन से, जैसे अगर बात की जाती है ये ए और औ, ये जो दो होते हैं ये वृद्धि यानी वृद्धि हो जाती है, जिनमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो ये होते हैं वृद्धि संधि होती है। चलिए, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, जो लास्ट वाले स्वर हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर का मतलब, संयुक्त स्वर क्या होते हैं तो ये तो सबको पता होगा ना। जैसे संयुक्त स्वर का मतलब ये होता है जो दो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते होते हैं। जैसे एक ऐसे बनता है, तो अगर बात की जाती है आ यानी छोटा से, और किससे बनता है, आपका छोटा और छोटी ई से बनता है। ठीक है, अगर बात की जाती है ए कैसे बनता है, तो छोटा और बड़ी ई से बनता है। अगर बात करें आपका ये कैसे बनता है कि ओ कैसे बनता है, तो ये आ से और प्लस ओ से बनता है। ओ यानी आ से प्लस ऊ से बनता है। ठीक है, ऊ से बनता है। अगर बात की जाती है ओ कैसे बनता है, तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे लास्ट में ये बचा है आपका प्लस स्वर क्या होते हैं। तो प्लस स्वर में क्या होता है, संस्कृत व्याकरण में इनका यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाती है तो प्रार्थना अर्थना जो होती है, ठीक है, जब हम कुछ आवाज़ तेज़ी से बोलते हैं या देर तक किसी को बुलाते हैं तो होते प्लस स्वर होते हैं। प्लस स्वर होते कितने, तो 8 होते हैं टोटल। छोटा होता है प्लस जो 7 दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं प्लस स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर से इनमें क्या होता है, 3 गुना टाइम लगता है, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है प्लस स्वर तो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आप खाली कमरे में बोल रहे हैं तो आपकी कौन सी ध्वनि होगी, तो प्लस स्वर होगा। पटाखे के बाद अगर कुछ देर बाद कंपन आता है तो उसे में कौन सी ध्वनि मानी जाती है, तो प्लस स्वर माना जाता है। चलिए देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं संयुक्त स्वर, तो अभी हम पीछे बात कर चुके थे कैसे बनते हैं। तो जैसे ये जो छोटा और छोटी मिल कर के ए बनता है, छोटा और बड़ी मिल कर के ए बनता है,
और छोटा आ और ऊ मिल करके ओ बनता है, और छोटा यानी आ और बड़ा ऊ मिल करके औ बनता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका अग्रस्वर होता है। कौन सा? एक आपका अग्रस्वर होता है। अगर बात की जाती है आपका, एक अग्रस्वर हुआ, दूसरा मध्यस्वर होता है। ठीक है, एक मध्यस्वर होता है, एक पश्चस्वर होता है। ठीक है, पश्चस्वर होता है। तो देखो इसको याद कैसे करना, तो अगर मध्य में कोई भी छोटा है, घर में एक छोटा जो सदस्य होता है वो मध्य में रखा जाता है हमेशा, तो ये छोटा आप का जो हो जाएगा वो मध्य स्वर हो जाएगा। अगर बात की जाती है जो अग्रस्वर क्या होते हैं, इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गिए। कैसे? गी ए। गिए का मतलब क्या है, कैसे भी याद करेंगे? अग्रस्वर का मतलब, जैसे अब देखो जीभ की क्रियाशीलता पे बात हो रही, तो थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो जीभ के अगले या आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें यानी अग्रस्वर बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें आप सीधा सा यही याद कर लेना, क्या? गिये याद कर लेना। जैसे गिये में क्या, देखो गी में क्या, छोटी की मात्रा, तो छोटी हो गया, बड़ी हो जाएगा, ए हो जाता है, ए हो जाता है, री हो जाता है। तो ये होते हैं, क्या होते हैं? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्रस्वर माने जाते हैं। जितने भी बचे स्वर वो क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इनमें से आप, जैसे इसको ट्रिक ये होती है कि आप जिनको 3 नंबर से लिखते हैं, 3 नंबर से का मतलब जहाँ पे जैसे ये देखो 3 है, कि 3 कैसे बनता है? 3 ऐसे ही तो बनता है भाई, तो इसके बाद ही आप बनाते हो। जैसे अगर 3 पहले बनाते हो, उसके बाद ये बनाते हो, ये हो गया आपका बड़ा। अगर बात करते हैं छोटा ऊ, तो ऐसे ही बनता है। अगर बात करें बड़ा ऊ कैसे बनता है, तब भी 3 बना के आप करते हो। या फिर ओ कैसे बनता है, तब भी आप बनाते हो। अगर ऊ कैसे बनता है, तब भी आप ऐसे बनाते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि कहता है कि ओष्ठ के आधार पर, तो इनको तो सिंपल सा बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो ओष्ठ की मतलब क्या, जिनको अगर जो जब बोलते हैं तो ओष्ठ जो क्या हो जाते हैं, वृत्त के आकार के तरीके से हो जाते हैं, तो उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। और जो ओष्ठ जो होते हैं वृत्त के आकार के नहीं होते बोलते टाइम, तो वो होते हैं आवृत्ताकार स्वर होते हैं। ठीक है, आप देखो इनको कैसे याद करना है। जैसे अगर बात की जाए, जैसे हमने पीछे बताया था, तो इनमें क्या होता है, ओष्ठ के आधार पर अगर, तो ये होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ होता है। ठीक है, और अगर बात की जाती है जितने भी 7 स्वर होते हैं जो बचे हैं, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए जो होते हैं, वृत्त के आधार पर जो ओष्ठ यानी ओष्ठ नहीं खुलते हैं जब बोलते हैं, तो यह आवृत्ताकार स्वर होते हैं। चलिए आगे अगर बात की जाती है, तो इस तरीके से अगर जो अर्धचंद्र बिंदु लगी होती है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगी होती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, अगर बिंदी नहीं लगी है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है, इस तरीके से आपका अगर लिखा हो तो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा आपका विदेशी स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विदेशी स्वर कहा जाता है। और अगर बात की जाती है, विदेशी स्वर कहा जाता है स्त्री स्वर। ठीक, और इसे ही क्या कहा जाता है? आगत स्वर भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा से लिया गया आया है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेहमान स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहमान स्वर भी कहा जाता है। अगर बात की जाती है हिंदी में, हिंदी वालों ने क्या कर लिया, इसे ग्रहण कर लिया, तो इसे कहा जाता है ग्रहण स्वर भी कहा जाता है। तो इसके कितने नाम हो गए? इतने बहुत सारे नाम हो गए। ठीक है, तो जैसे लिखा जाता है डॉक्टर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाता है? ऊपर चंद्र की बिंदी नहीं लगी होती, तो अर्धचंद्र बिंदी से बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, कहता है कि मुख खुलने के आधार पर, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। मुख खुलने के आधार पर जो होते हैं, ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपका सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये अर्ध समृद्ध है या समृद्ध है, या फिर विवृत है या फिर अर्ध विवृत है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका समृद्ध में ट्रिक से याद करना तो अच्छी बात है, जैसे सुई याद कर लेना। समृद्ध में सुई याद कर लेना। सुई का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका हो जाएगा छोटी हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, छोटा हो, बड़ा हो, री हो जाते हैं। ठीक है, और अर्ध समृद्ध में क्या होता है? जिनमें आधा कुल आधा बंद मुख होता है, तो वो जैसे ओए याद कर लेना। कैसे? ओए याद कर लेना। और फिर अगर बात करते हैं विवृत स्वर क्या होते हैं? जो जिनमें मुंह खुला रहे, जैसे जैसे बड़ा, जैसे नहीं बीच में क्या होता है, जैसे जब डॉक्टर होता है, जब देखता है छोटे बच्चे तो कहता है बेटा आ करो।
ठीक है। आ करो यानी मुंह खोलो, तो जब मुंह खोल देता है तो आ होता है। इस तरीके से याद कर लेना। तो ये होता है विवृत स्वर होता है। अर्धविवृत में क्या होता है, आधा मुख खुला होता है, तो ये हो जाते हैं आ छोटा है यानी और ए और औ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर जात के आधार पर पूछा जाता तो एक होते हैं सजाती होते हैं, एक होते हैं विजाति होते हैं। सजाति का मतलब क्या होता है, जो समान जाति के होते हैं, और विजाति का मतलब जो असमान जाति के होते हैं। मतलब क्या होता है इनमें, जैसे देखो छोटा और बड़ा ये समान जाति के, छोटी बड़ी समान जाति के, छोटा हो बड़ा हो समान जाति के। असमान स्वर क्या होते हैं, जैसे ए हुआ, आय हुआ, ओ हुआ, औ हुआ, ये असमान स्वर होते हैं, असमान जाति के होते हैं, इन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। अगर जात के आधार पर बोला जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं सजातीय स्वर होते हैं, एक विजातीय स्वर होते हैं। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है अनुनासिक स्वर होता है, निर अनुनासिक स्वर होता है। जिस देखो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सा फंडा यही है, जो चंद्र बिंदु के साथ आते हैं तो होते हैं अनुनासिक स्वर होते हैं। उच्चारण में क्या होता है, नाक से कम मुख से ज़्यादा सांस निकलती है, ठीक है। जैसे ये या आ लिखा है, ऊपर क्या होती है चंद्र बिंदु होती है, आओ लिखा होता है, फिर ई, इस तरीके से, ठीक है। निरनुनासिक में क्या होता है, तो इसमें केवल मुख से बोले जाने वाले होते हैं, और इनमें जो जैसे लिखा गया है कि उदाहरण होता है अपना, इधर उधर, ये जो होते हैं निरनुनासिक होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन से भी यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करें व्यंजन में, तो व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन होते क्या हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। या फिर कहा जाए कि प्रत्येक व्यंजन के साथ उच्चारण में आ आता है, यानी कि स्वर आता है। कौन सा स्वर, छोटा आ स्वर होता है जो वो आता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है स्वर जो व्यंजन होते हैं कितने, तो 33 होते हैं। कितने व्यंजनों की संख्या 33 होती है। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो ये दो होते हैं, और इनमें ये जो ड़ा और डा होते हैं दो होते हैं, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपका इस तरीके से कि स्वर, स्वर के जो देखो यहाँ से अगर इनको ऐड किया जाए तो स्वर देखो यहाँ पे कितने घेरा हो जाते हैं, और यहाँ पे कितने व्यंजन कितने 33 हो जाते हैं। अगर सबको ऐड किया जाए तो कितने, ये हो जाएगा 44। तो मूल वर्ड अगर पूछा जाता है या साधारण वर्ड पूछा जाता है तो कितने होते हैं, 44 होते हैं। दो क्या होते हैं, दो अयोगवा होते हैं, और 3 + 4 का मतलब क्या है, 3 आपके संयुक्ताक्षर होते हैं, ठीक है। नहीं, चार होते हैं संयुक्ताक्षर। फिर यहाँ पे अब सबको ऐड कर लो, इधर देखते हैं यहाँ पर ऐड भी हमने किया है, तो टोटल हो जाते हैं आपके 52 हो जाते हैं। देखो जैसे 2 हो गए आपके अयोगवा, 4 हो गए संयुक्ताक्षर, 44 मानक वर्ड या साधारण वर्ड होते हैं मूल वर्ड, 2 हो गए ताड़न जात हो गए, तो क्या हो गए हिंदी में कितने हो गए, 52 हो जाते हैं। कितने, 52 हो जाते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक हुआ। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, जैसे आप पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अघोष व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, तो ये सभी डिस्कस करेंगे। तो अब देखो व्यंजन स्पर्श का मतलब क्या होता है, तो देखो इसमें क्या है, आपको वही याद करना पड़ेगा कि कंठ, कंठ से कुछ बोले जाते हैं, कुछ तालू से, यानी जिह्वा जो होती है वो ताल पर स्पर्श करती है, कभी कभी मुर्दा पे, कभी कभी दांत पे, कभी कभी ओष्ठ पे। तो ये इस तरीके से इनको बांटा गया, पहले कंठ है, फिर तालू है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इनको आपको कैसे याद करना है, तो इस तरीके से आप तालिका बना लेना, याद हो जाएगा आपका। अब देखो जैसे यहाँ पे है अघोष सघोष, पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा तालिका देखेंगे। तो देखो अघोष सघोष होते क्या हैं, तो अघोष का मतलब क्या होता है, हर वर्ग का जो होता है, हर वर्ग क्या होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग, नहीं भाई, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अघोष होते हैं और एक होते हैं सघोष। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो होते हैं अघोष होते हैं। आ का मतलब नहीं होता है, ठीक है। और सघोष में क्या होता है, जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अगर बात की जाती है सघोष होते क्या, तो हर वर्ग का अगर तीसरा
चौथा, पांचवा, यानी लास्ट के 3 जो होते हैं हर वर्ग के, वो सघोष होते हैं। और हर वर्ग के जो पहले और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है। चलिए, अगर बात की जाए प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का मतलब क्या होता है तो ये पता होना चाहिए। प्राणत्व का मतलब होता है प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब एयर, एयर का मतलब हवा। तो इनमें क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं। प्राणत्व के आधार पर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण होते हैं, एक होता है महाप्राण होता है। अब देखो, जैसे उच्चारण में कुछ क्या होता है, उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। और हर वर्ग का जो पहला और तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा जो व्यंजन होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका अल्प प्राण होता है। कैसा होता है, अल्प प्राण होता है। अगर बात की जाती है महाप्राण क्या होता है, तो महाप्राण होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले, ठीक है, अधिक हवा निकले। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। चलिए, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे है, इसको इस तरीके से बांट लेना। और यहाँ पे जैसे कंठ वर्ग में आपका रखा जाता है, जो भी रखा जाता है, तो ये कंठ का वर्ग रखा जाता है। और ये जो हमने ये भी बताया था कि हर वर्ग का जो पहला और दूसरा होते हैं अघोष होते हैं, बाकी सभी 3 क्या सघोष होते हैं। हर और पहला और तीसरा और पांचवा जो होते हैं वर्ड वो अल्प प्राण होते हैं। तो ये का वर्ग, चा वर्ग, गा, यानी का, खा, गा, घा, ये का यानी का वर्ग हो गया, कंठ से बोला जाता है। तालु से कौन सा, चा, छा, झा, झा बोला जाता है, ठीक है। मूर्धा से कौन सा, टाठा, डाढ़ा बोला जाता है। और दंत से ताथा, दाधा, ना बोला जाता है, ठीक है। और इसमें ओष्ठ से पाफा, बाभा, माँ बोला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर पूछा जाता है कुछ और भी आ जाता है, जैसे का, छोटा और बड़ा और का वर्ग विसर्गीय होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तालु से कौन कौन से होते हैं, तो ये छोटी होता है आपका, बड़ी होता है, चा वर्ग होता है, या होता है, शा होता है। मूर्धा से क्या क्या होता है, तो मूर्धा से अगर बात की जाती है तो ये आपका हो जाता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, टा वर्ग, रा और शा हो जाता है। अगर बात की जाती है दंत से कौन होता है, तो दंत से रा हो जाता है, रा, और ता वर्ग और ला और शा हो जाता है। और लास्ट में क्या, ओष्ठ से आपका हो जाता है ऊ और बड़ा ऊ, पा वर्ग हो जाता है ओष्ठ से। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ और भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो नहीं, ये बहुत पूछे जाते हैं। कंठ तालव्य भी, जैसे कंठ तालव से कौन कौन से, तो ये आपका होता है ए और आय होता है, ये कंठ तालव से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ से तो ओ और ओ बोला जाता है। दंतोष्ठ से कौन से होता है, तो वाह बोला जाता है, वाह, यानी दंतोष्ठ का मतलब ऊपरी दांत और निचला ओष्ठ मिलकर के वाह बोलते हैं। नासिक से क्या होता है, तो अंग होता है, क्या अंग वाला अंग होता है। चलिए, और हा क्या होता है, तो हा स्वर यंत्र होता है, अलिजिह्वा से बोला जाता है, अलिजिह्वा से बोला जाता है। चलिए, फिर लास्ट में ये बचता है आपका अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं, तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व्यंजनों के बीच स्थित होता है वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। होते कितने हैं, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला, वा होते हैं। या किससे, तालव्य से बोला जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान ताल हो जाएगा। अगर बात की जाती है रा का, तो रा वत्स होता है और इसका उच्चारण स्थान दंत मूल या मसूड़ा होता है, ठीक है। अगर बात की जाती है आपका ये ला होता है, तो इसका भी वत्स होता है, दंत मूल या मसूड़ा होता है। अगर बात की जाती है वा जो होता है वो दंतोष्ठ होता है और ऊपर के दांत और निचला ओष्ठ मिलकर के मिलता है, अभी पीछे बताया था। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये सभी सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अब इसके बाद और भी कुछ बचे हैं, जैसे विशेष में याद रखना आपको, ये यहाँ से पूछे भी जाते हैं। या और वाह होते हैं जो अर्धस्वर माने जाते हैं। क्या अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, तो ये क्या होते हैं, कभी इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो कभी स्वर में कभी व्यंजन में हो जाती हैं, ठीक है। रा क्या होता है, तो रा जो होता है लुंठित वर्ड होता है, क्या लुंठित व्यंजन होता है। इसमें क्या होता है, जो जिह्वा होती है वो तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। और ला क्या होता है, तो पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं,
तो जिन व्यंजनों का उच्चारण जो होता है उच्चारण करते समय वायुमुख में किसी स्थान या विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे, तो ये होता है ऊष्म व्यंजन होते हैं। सा सा हा होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, सा का मतलब होता है तालव्य होता है, ताल होता है, ठीक है। और ये सा जो होती है मूर्धन्य सा होती है, ये मूर्धा से बोली जाती है। शा जो होता है वत्स से या वर्ड्स बोला जाता है। और ये हा जो होता है ये स्वरयंत्री होता है, स्वरयंत्र से बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, तो वे वर्ड जो कम से कम 2 व्यंजन होते हैं, एक स्वर होता है, तो वो होते हैं संयुक्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं, वे संयुक्ताक्षर होते हैं। आगे क्या है, अगर यहाँ पे संयुक्ताक्षर होते हैं कितने, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है छा होता है छतरी वाला, त्रा ज्ञा श्रा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो का, और ये का अधिका और शा से मिलकर के बनता है छा, और यहाँ त्रा यानी अधिता और रा से मिलकर के बनता है। और यह ज्ञा किससे, तो ज्ञा और जा से मिलकर बनता है। और ये सा और रा से मिलकर के श्रा बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक नुक्ता बिंदु होता लगा होता है, ये इन्हें बोला जाता है ताड़न जात, ठीक। डा होते हैं जो ताड़न जात होते हैं, या फिर उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, या इन्हें ही कहा जाता है द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है आपका विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इनसे क्या होता है, इनसे कभी भी नया शब्द नहीं बनता है, ठीक है। ये होते कितने, 2 होते हैं ताड़न जात। स्वर रहित नहीं किया जा सकता है इन्हें। और ये जो होता है का वर्ड जो होता है, तो इसके साथ क्या होता है, हमेशा आ जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए विदेशी व्यंजन क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अरबी फारसी के शब्द माने जाते हैं। इनमें क्या होता है, का खा गा घा, का खा गा जा फा, तो इनके नीचे क्या होता है, एक बिंदी लगी होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है, नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि जो टॉपिक से अभी कर चुके हैं, और उसके बाद अब क्वेश्चन करेंगे। एक पहले टॉपिक कर लिया, टॉपिक के बाद अब करेंगे क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया है। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जिन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, जिन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, यानी किन ध्वनियों को कहा जाता है, तो इनमें सीधा सा यही आंसर हो जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को ही क्या कहा जाता है, आपका ये कहा जाएगा, आपका क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा अनुस्वार कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है, आपका क्वेश्चन ये है कि औ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं। ये अभी पीछे पढ़ा था, तो किस प्रकार के, कंठोस्ट हैं। क्या, किससे, कंठोस्ट होते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोस्ट। कंठ और ओष्ठ मिलकर के इनका उच्चारण स्थान होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखो सभी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने, तो ये कितने, ये 52 है। कितने, 52 वर्ड हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं, तो स्वर ध्वनि को प्रकार दीर्घ स्वर भी होते हैं, हर्ष स्वर भी होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ड का वैशिष्ट्य क्या होता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं इनमें से किस वर्ग से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो किस व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। तो इसमें देखो महाप्राण का मतलब जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है वो महाप्राण ध्वनियों से संबंधित होता है। जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है वो अल्प प्राण होता है, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी जा रही है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई पूछी जाती है जो सार्थक होनी चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण है। अल्प प्राण ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा चा जो हो जाता है ये अल्प प्राण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 में कहा गया कि इनमें से कौन सा वर्ड व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो
जितने भी 25 तक होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, बाकी 11 लावश जो होते हैं वो होश व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये और उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, इसमें है कि कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। कौन सा कहता है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से होता है, तो ये हो जाती है क और खा जो होती हैं कंठ से हो जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सबको पता है कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, तो ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अगला है हिंदी की शा ध्वनि, यानी इसका क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका ये तालव्य वाली शा होती है। कौन सी, तालव्य वाली शा होती है। चलिए, कहता है कौन सा ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो होता है बड़ा ये वाला नहीं होता है, बाकी सभी ओष्ठ जो ध्वनियाँ होती हैं ये होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, तो सभी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे चा और जा फिर या, यानी ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कहते हैं वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड जो होती है उसका अर्थ नहीं होता। तो देखो वर्ड मीन्स रंग भी होता है एक तरीके का। वर्ड व्यवस्था यानी कि जाति का, इसका भी होता है, जाति अर्थ होता है, अक्षर भी होता है, आकाश नहीं होता है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। चलिए कौन सा वर्ड घोष नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो जाएगा तावर्ड। तावर्ड जो है ये घोष नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ऐसी कौन सी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अनुस्वार कहा जाता है, तो अनुस्वार उन्हें ही कहा जाता है जिनमें क्या होती है, जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद के आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, अनुस्वार अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है री स्वर नहीं है। कैसा कहता है किस शब्द में री स्वर नहीं है, यानी री इसमें प्रयोग नहीं किया गया। तो देखो कृपा में ये नीचे वाली रा लगी है, इसमें तो यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे कृष्णा में इसमें भी यूज़ किया गया री का, दृष्टि में भी यूज़ किया गया, रिवाज में नहीं किया गया। ठीक है, यानी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया इसमें। चलिए दंत वर्ड कौन सा है, यानी जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत होता है। तो जहाँ पे क्या होती है, जो जिह्वा जो होती है वो दांतों पर स्पर्श करती है, ये हो जाएगा ता। क्या हो जाएगा, ये वाला ता। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा स्वर संवृत है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वर संवृत है, तो ये हो जाएगा आपका ई। क्या हो जाएगा, ई जो होता है वो स्वर संवृत होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, जिनका क्या होता है, जिनका जिसपे मूर्धा पे यानी कि जो जिह्वा स्पर्श करती है तो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, तो हो जाती है टा ठा डा ढा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी की बा ध्वनि जो होती है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बा जो ध्वनि होती है इसका ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। चलिए यानी पा फा बा भा जो होता है वो ओष्ठ होता है। दंत ध्वनि कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो दंत ध्वनियाँ क्या होती हैं, ता था दा धा ना वाला होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। चलिए कौन सा स्वर संवृत है, ये अभी पीछे पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा छोटी। कहता है निम्नलिखित में से ध्वनियों में से दंतोष्ठ कौन सा है, दंतोष्ठ कौन सा है, तो ये हो जाएगा वाह। कौन सा, वाह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, यानी इसमें दिया गया है। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ भी बताया था, तो इसमें हो जाएगा टाठा डाढ़ा ना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये वाली जो सा है इसको ये क्या होती है, तालव्य सा होती है। कौन सी, तालव्य सा होती है। और ये वाली ए इस तरीके से जो बनी होती है ये कौन सी होती है, दंती सा होती है। मूर्धन्य सा कौन सी होती है, तो ये वाली सा होती है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। तो ये वाला जो ला होता है ये पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसको तो आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा शाह, ये वाला, यानी जो ये वाला शाह जो होता है ये वाला संयुक्त व्यंजन नहीं होता, बाकी सभी होते हैं जो नहीं, छात्र ज्ञा जो होते हैं 3। चलिए 11 अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं।
यारा लावा तो ये अंतस्थ व्यंजन के हो जाते हैं, ठीक है। यारा लावा जो होते हैं वो किस वर्ग के व्यंजन होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अर्धस्वर कौन सा है, अर्धस्वर कौन सा है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हो जाता है आपका या जो होता है वो अर्धस्वर माना जाता है। या जो अक्षर होता है वो आपका अर्धस्वर माना जाता है। चलिए कहता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये इसका अभी पीछे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा फा जो होता है ये नहीं होता है। छ त्र ज्ञा जो होते हैं और एक श्रा भी होता है, एक इस तरीके से जो श्रा बनता है ये भी होता है, ठीक है। संयुक्त यानी संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, कौन सा व्यंजन जो है पार्श्विक व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ला, ठीक है। क्या हो जाएगा, ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। कहता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो होता है किस प्रकार का स्वर है, तो ये किस प्रकार का स्वर है, तो ये पश्च स्वर माना जाता है। इसका मतलब क्या है, पश्च स्वर वो होते हैं जो 3 से बनाए जाते हैं। 3 से मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो छोटा ऊ हुआ, बड़ा ऊ हुआ, फिर उसके बाद ओ हुआ, ठीक है, फिर औ हुआ। ये देखो सभी पहले 3 बनाया जा रहा है उसके बाद, ठीक, ऐसे याद कर लेना। जैसे मध्य स्वर की अगर बात की जाती है तो इसमें छोटा आ केवल होता है, ठीक है। मध्य स्वर की अगर बात की जाती है तो इसमें केवल छोटा आ ही होता है। और अग्र स्वर की बात की जाती है तो उसमें जितने ही बचे वो सभी आ जाते हैं। चलिए वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वा जो वर्ड होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये होता है दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। चलिए कौन सी ध्वनि महाप्राण है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, तो 1 3 5 होते हैं, यानी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, और जो दूसरा चौथा होता है वो महाप्राण होता है। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जा हो जाएगा, कौन सा, जा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, कंठ और तालु होता है। यहाँ पे देखो क्या, अगर ये पता होगा कि ये मिल के बने होते हैं, जैसे ये इसका हो जाएगा कंठ ताल हो जाता है, अय हो जाता है। ये कैसे बनता है, तो ये आ से बनता है और किससे बनता है, बड़ी ई से बनता है। तो क्या हो जाएगा, इसका कंठ होता है, इसका तालु होता है, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु, ठीक है। चलिए कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन माना जाता है, तो जो हा होता है वो संघर्षी व्यंजन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी माना जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। तो ये हो जाता है जा जो होता है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। कहता है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, जिसमें विसर्ग का यूज किया गया। तो यहाँ पे देखो इस पे यहाँ पे तो ये विस्मयाद बोधक लगा, इसमें तो कुछ विसर्ग है नहीं, इसमें थोड़ा सा, इसमें भी विसर्ग कहीं चिन्ह नहीं, इसमें केवल निष्प्रस लिखा है, जो इसमें विसर्ग का यूज किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कौन सा ओष्ठ ध्वनि है। तो यहाँ से तो आप बता सकते हैं, तो ये हो जाता है फा, यानी पा फा बाबा जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन देखो बीएड में पूछा गया है। वॉवेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये स्वर कहा जाता है। कहता है निम्न जिन शब्दों के अंत में आ आता है, यानी छोटा आ आता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अकारांत कहा जाता है। अगर बड़ा आता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आकारांत कहा जाता है, ठीक है। चलिए कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तो सीधा सीधा सब कर सकते हैं, बा जो होता है स्वर नहीं होता है, व्यंजन होता है। कौन सा वर्ड घोष है, तो कौन सा वर्ड घोष है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हो जाएगा दा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो ये माना जाता है वर्ण या अक्षर को ही माना जाता है। किसे, वर्ण या अक्षर को माना जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला का ये होता है व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो ये का और खा जो होती हैं। चलिए अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन किसे माना जाता है, तो ये जो होती हैं ढ़ा और ढा जो होते हैं ये मूर्धन्य माने जाते हैं। अल्प प्राण कौन से हैं, यानी पूछा जा रहा है अल्प प्राण कौन से हैं इनमें से, तो इनमें हो जाएगा का और गा, यानी पहला और तीसरा जो होता है वो अल्प प्राण होते हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये हो जाएगा खा और गा, यानी इनमें क्या होता है जो
ये एक बिंदी लगी होती है जिसे कुछ बोला जाता है, क्या कहा जाता है, नुक्ता चिन्ह कुछ करके बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा घोष वर्ड है, कौन सा इसमें घोष वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो ये हो जाता है माँ। माँ जो होता है वो क्या होता है, घोष वर्ड होता है। कौन सा व्यंजन वर्ड नहीं है, व्यंजन वर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऊ जो होता है, ऊ जो होता है वो कैसा होता है, ये स्वर होता है, ठीक है। चलिए अगला कहता है कौन सी ध्वनि ओष्ठ, ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं होता है, तो ये ता हो जाता है। कहता है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या अगर कितनी होती है तो 52 होती है, 52 होती है। नासिक व्यंजन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इया जो होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं, तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। किस हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, किसे नहीं दिया गया, तो ये जो श्री ये वाला होता है, तो ये श्री जो नहीं लिखते हैं श्री करके, तो ये नहीं माना गया। किस शब्द के द्वित व्यंजन में है, यानी कहाँ पे द्वित व्यंजन का मतलब जहाँ पे सेम व्यंजन 2 बार आ जाता है, तो ये दिल्ली में जो होता है वो द्वित व्यंजन होता है। क्या द्वित व्यंजन होता है। शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये तो सबको पता है, कौन से, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जो छा होता है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये किसके बाद आता है, तो ये आता है का के बाद आता है, यानी का आदि का और शा से मिलके बनता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक अब देख लेते हैं। अगला टॉपिक है वचन। पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं पहले टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए हैं। तो पहले वचन होता है क्या है, तो वचन का मतलब क्या होता है, विकारी शब्दों के अगर विकारी शब्दों के जिस रूप से क्या होता है उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। वचन का मतलब क्या होता है, सीधा सा कि एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन है या बहुवचन है। विकारी शब्द क्या होते हैं, तो जिनमें क्या होता है, जिनमें परिवर्तन हो सकता है। विकारी शब्द होते क्या है, ये संज्ञा शब्द हो सकते हैं, संज्ञा शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जैसे पंखा है तो उसका पंखे हो सकता है। सर्वनाम शब्द होते हैं ये विकारी शब्द माने जाते हैं। विशेषण जो होते हैं उनको भी माना जाता है, और क्या माना जाता है, और आपका क्रिया को भी विकारी शब्द माना जाता है। तो विकारी शब्दों का ही वचन बदलता है, लिंग बदलता है, ठीक है। लिंग परिवर्तन जो केवल होता है वो विकारी शब्दों का ही होता है। चलिए अगर बात की जाती है तो यहाँ पे देखो वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, 2 प्रकार के, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। जैसे किताब तो किताबें का किताबें हो जाएगा, कलम का कलमें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएंगे। चलिए वचन के रूप क्या होते हैं, एक होता है साविभक्ति रूप या एक होता है निर्विभक्ति रूप। इसमें होता क्या है, तो साविभक्ति का मतलब जिसमें जो विभक्ति के साथ आता है, और निर्विभक्ति का मतलब जिसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखो विभक्ति के साथ आता है, जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं जैसे लड़के, ठीक है, लड़के ये बहुवचन होता है। अगर लड़का का बहुवचन पूछा जाता है, ये मूल शब्द लिखा है जैसे, ठीक है, लड़का, तो अगर इसका बहुवचन बनाया जाए तो निर्विभक्ति यानी जिसका विभक्ति ना आए तो लड़के हो जाएगा, ठीक है। और अगर लड़कों तो लड़कों को, इस तरीके से, ठीक है, यानी विभक्ति उसके साथ क्या आएगा, विभक्ति रूप आएगा। जैसे जैसे महिला अगर है तो उसका अगर निर्विभक्ति रूप तो क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगा, और महिलाओं उसका साविभक्ति रूप। चश्मा का क्या हो जाएगा, चश्मे हो जाएगा निर्विभक्ति, चश्मों हो जाएगा ये साविभक्ति, ठीक है। अगर बात की जाती है घोड़ा का, और फिर घोड़े हो जाएगा, आदमी का आदमी, आदमियों हो जाएगा। चलिए जैसे देखो, जैसे वाक्य प्रयोग में कैसे होता है, तो इसमें ये हो जाएगा मैंने आज 5 आदमियों को देखा। तो देखो आदमियों के बाद क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है, ठीक है, विभक्ति रूप आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विभक्ति यानी विभक्ति रूप बहुवचन हो जाएगा, सा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। चलिए
अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखना, ये हमेशा के लिए एग्जाम में काम में आएंगी। जैसे सोना हुआ, ठीक है, चांदी हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, और इन सभी के दोनों रूप एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। चलिए अपना, और आंसू का क्या होता है, आंसू ही होता है, ठीक है, आंसू ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कुछ चीज़ें होते हैं कि पढ़ते हैं कि आकारांत और इकारांत, ठीक है, अभी जैसे पढ़ रहे थे इकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है। चलिए अब यहाँ से देखना, जैसे इसमें होता कुछ नहीं है, देखो जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आकारांत होता है, ठीक है, ये लिखा है क्या है, आकारांत। तो इस पे ये होता है, देखो आ पर आकर और यानी आ पर आकर अंत हो जाएगा, ठीक है, जो आ पर आकर अंत हो जाता है। जैसे देखो जो भी शब्द लिखते हैं वो लास्ट में आ आएगा, जैसे लिखा है लड़का, ठीक है, देखो आ रहा यानी लास्ट में आ रहा है, घोड़ा तो लास्ट में आ रहा है, गधा तो इसमें आ रहा है, ठीक, कैमरा तो आ रहा है। अब इनमें होता क्या है, तो ये चेंजिंग जो होता है आ का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़के, घोड़े, गधे, कैमरे, रास्ते, पैसे, ठीक है, और रुपए। चलिए आगे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे कुछ अपवाद में याद रखना, जैसे हो जाएगा माता, ठीक है, तो माता का माताएं होता है, माते नहीं होता है, ठीक है, महिला का क्या होता है, महिलाएं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे अकारांत में क्या होता है, तो अकारांत में मतलब छोटा आप ये अंत हो जाएगा, जैसे लिखा क्या है, जैसे हो जाएगा आपका नहर, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा सड़क, जैसे आपका हो जाएगा पुस्तक, जैसे आपका हो जाएगा बोतल, ठीक है, तो नहर का क्या हो जाएगा, नहरें हो जाएगा, सड़कें हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर केवल क्या है, बिंदी एक लग जाएगी, ठीक है, आका ये होता है, और बोतलें हो जाएगा, दीवारें। अब फिर आता है इकारांत। इकारांत क्या क्या होता है, तो इकारांत में ये होता है कि नदी, नदी, और नदी का क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा, और नारी का क्या हो जाएगा, नारियाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, ई का और ई के बाद यहाँ पे अंक की बिंदी लग जाती है, तो यानी या हो जाता है, ठीक है, ये चंद्र बिंदी लग जाती है और या हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदी का नदियाँ हो जाएगा, नारी का नारियाँ हो जाएगा, और स्त्री का स्त्रियाँ हो जाएगा, मछली का क्या हो जाएगा, मछलियाँ हो जाएगा, ठीक है। इनमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है। और जैसे उकारांत में क्या होता है, जैसे जो ऊ होता है, ठीक है, यानी जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है वो क्या होती है, वो ए पे हो जाती है, ठीक है, यानी जैसे मधु का है तो क्या हो जाएगा, मधुएं हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बात की जाती है लिखा है वधु तो क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहू, बहू का तो क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा। चलिए और जैसे कुछ चीज़ें हैं ये सेम सेम रहती हैं, जैसे उल्लू का है उल्लू ही रहेगा, ठीक है, भालू का भालू ही रहेगा, साधु का साधु ही रहेगा, खुशबू का खुशबू ही रहेगा, ये याद कर लेना। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे अभी पे हम बात कर रहे थे, कुछ हैं जो वो सेम ही रहते हैं, जैसे लिखा है कि जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द यानी वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अनेक लिखा है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। जैसे जैसे प्राण लिखा है इसका भी प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, जैसे दर्शन लिखा है इसका भी प्रयोग, आंसू जो होता है इसका भी, होश का जो होता है ये भी, अगर केस का बात की जाए तो ये भी प्रयोग किया जाता है बहुवचन में। जैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नहीं मेरे तो होश उड़ गए, जैसे बाल, तो बाल का भी प्रयोग किया जाता है। लोगों का जो बहुवचन के रूप में होता है, जैसे नहीं समाचार आ रहे हैं या समाचार पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, या हस्ताक्षर। चलिए आगे अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो सदैव एक वचन में आते हैं, जैसे आपका जैसे नहीं कहते हैं कि मेरा सामान बिखरा पड़ा है, तो ये सामान जो शब्द होता है ये हमेशा सदैव एक वचन में आता है, सामान चाहे जितना भी हो, ठीक है। जनता अगर बात की जाती तो जनता फैसला कर चुकी है, तो इसमें क्या होता है एक वचन के रूप में आता है। और जैसे सामग्री, ठीक है, कोई सामग्री है या फिर सोना है, ठीक है, या फिर अगर बात की जाती है प्रेम है, छाया है, प्यास है, सोना, चांदी, सभा, माल, वर्षा, हवा, जो भी है सब एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए और कुछ चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गांधी जी, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, यहाँ पे क्या है
सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित नेहरू देश के पहले पीएम थे। जैसे आगे, जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, ये भी। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो लगा, जिनमें क्या होता है, प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे अगर बात की जाती कर्मचारी का, अगर बहुवचन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो कर्मचारी का अगर बहुवचन पूछा जाता है तो जाता है कर्मचारी वर्ग हो जाता है। अगर बात की जाती है शिक्षित का, क्या हो जाएगा? तो शिक्षित वर्ग हो जाएगा। अगर बात की जाती है पक्षी का, क्या हो जाएगा? पक्षी वर्ग। जंतु का जंतु वर्ग हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, वर्ग लगा करके शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे वृंद का तो मुनि वृंद, बाल वृंद, शिशु वृंद, नारी वृंद, पक्षी वृंद। गण लगाकर भी किया जाता है, जैसे शिक्षक गण, लेखक गण, पाठक गण, व्यापारी गण, विद्यार्थी गण। ठीक है। भक्त और जन भी लगाकर किया जाता है, जैसे भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन। ठीक है। और लोग लगाकर क्या किया जाता है, जैसे शिक्षित लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, नेता लोग, ब्राह्मण लोग, जाट लोग, यादव लोग। ठीक है। इस तरीके से जो भी होता है। चलिए आगे अगर बात करें, यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ, अब यहाँ से जो टॉपिक तो पूरा हो गया, आप देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।